हाय, मैं सोनाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल सोनाली वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। आज भी मैं अपनी क्लास में सोती ही रही थी। बहुत दिनों से मेरे साथ यही हो रहा था। जैसे ही मेरी टीचर क्लास में आकर कुछ पढ़ाने लगती, मुझे एकदम से नींद के झटके लगने शुरू हो जाते थे। मैं बहुत कोशिश करती कि मैं न सोऊं, मगर फिर भी सो जाती थी। अब मेरे टीचर ने भी यह बात नोटिस करनी शुरू कर दी थी कि जो लड़की क्लास में हमेशा फर्स्ट आती रही है, अब उसका ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं है। एक दिन मेरे टीचर ने मुझसे पूछ ही लिया, तुम्हारे साथ क्या परेशानी है? अब तुम पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देती? टीचर के सवाल पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बोली, टीचर, मुझे तो खुद नहीं मालूम कि मैं क्लास में क्यों सो जाती हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मुझे क्लास में नींद ना आए, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक मेरी आंख लग जाती है। टीचर ने कहा, तुम्हारे घर में कोई परेशानी तो नहीं? मैंने नहीं में सिर हिला दिया और बोली, मेरे पिता का देहांत हो चुका है, मगर मेरी माँ ने घर का सारा इंतजाम खुद संभाल लिया है। मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं। हमारे घर में किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। टीचर ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम जाकर बैठ जाओ, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि क्लास में सोना नहीं है। मैंने टीचर से वादा कर लिया, मगर फिर भी मैं अपने वादे पर पूरी नहीं उतर पाई। अगले दिन फिर मैं सो गई। अब तो मजबूर होकर मेरे टीचर को मुझे सजा भी देनी पड़ रही थी, मगर मैं क्या करती? नींद पर किसी का कोई जोर नहीं होता। कहते हैं कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है। मेरा भी इस समय यही हाल था। आज मैं फिर से क्लास में सो गई। मेरे टीचर ने कहा, कल तुम अपनी माँ को स्कूल लेकर आना। ये बात सुनकर मैं घबरा गई कि माँ न जाने मेरे साथ क्या बर्ताव करेगी, लेकिन अपनी टीचर का मैसेज माँ को देना भी जरूरी था। मैंने माँ से कहा, माँ, आपको मेरी टीचर ने स्कूल बुलाया है। मेरी बात सुनते ही माँ के माथे पर शिकन पड़ गई। वह बोली, क्या बात लक्ष्मी, तुमने स्कूल में कोई शैतानी तो नहीं की? मैंने नहीं में सिर हिला दिया। माँ अभी भी मुझे शक की नज़रों से देख रही थीं। वह बोली, फिर तुमने ऐसा क्या किया कि मुझे स्कूल में बुलाने की नौबत आ गई? कुछ तो जरूर किया होगा। मैं माँ से कहने लगी, माँ, मैं कुछ नहीं जानती कि टीचर ने आपको क्यों बुलाया है। हालांकि मुझे सब कुछ मालूम था कि टीचर ने माँ को इसलिए बुलाया है ताकि वह उन्हें बता सकें कि मैं स्कूल में सोती रहती हूँ। लेकिन उस समय मैं अपनी माँ के सामने अनजान बन गई थी। माँ बोली, लक्ष्मी, तुम तो जानती हो ना कि मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ, तभी तो मैं तुम्हें एक अच्छे स्कूल में पढ़ा रही हूँ, तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी कर रही हूँ। अब अगर मैं अपना काम छोड़कर तुम्हारे स्कूल के चक्कर लगाने लग जाऊं, तो फिर हम कहाँ से खाएंगे? तुम अपने टीचर से कहना कि मेरी माँ बीमार है, वह स्कूल नहीं आ सकती। जो कुछ भी कहना है वह मुझे ही बता दें। मैं घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बता दूंगी, फिर तुम कल आकर मुझे सब कुछ बता देना। मैंने सिर हिला दिया। मुझे खुशी हुई कि माँ स्कूल नहीं जा रही हैं। अगले दिन जब टीचर ने मुझसे पूछा, तुम्हारी माँ स्कूल क्यों नहीं आई? तो मैंने टीचर से कह दिया, मेरी माँ बीमार हैं। टीचर ने कहा, जैसे भी हो तुम अपनी माँ को कल जरूर स्कूल लेकर आना। उन्हें कहना कि वे एक बार आकर मुझसे जरूर मिल लें, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। आज फिर मैंने घर जाकर माँ को टीचर का मैसेज दे दिया, मगर मेरी माँ ने फिर से कोई बहाना बना दिया। ये बात होते होते प्रिंसिपल तक पहुंच गई थी। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और बोली, लक्ष्मी, तुम एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हो, तुम्हारी तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं मिली। तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम 8वीं कक्षा में आ गई हो और अच्छी खासी समझदार हो गई हो, फिर क्यों तुम्हारी तरफ से शिकायतें आने लगीं? जब तुमसे कहा जाता है कि अपनी माँ को स्कूल लेकर आओ, तो वह भी तुम नहीं लेकर आती। मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? मैं बोली, मैडम, मेरे पिता का देहांत हो चुका है और मेरी माँ लोगों के घरों में जाकर काम करती हैं ताकि मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें और मेरी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकें। इसलिए वह स्कूल नहीं आ सकती क्योंकि उन्हें काम से छुट्टी नहीं मिलती। अगर वह ऐसे ही मालकिन की इजाज़त के बगैर छुट्टी कर लेंगी तो वह उन्हें काम से निकाल देंगी। मैडम बोली, अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी माँ नहीं आ पाती तो समझो कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। मुझे बताओ कि क्या तुम्हें कोई परेशानी है? क्या कोई बात है जिसकी वजह से तुम ठीक से नहीं सो पाती?
पूरी क्लास में तुम्हारा ध्यान कहाँ पर होता है? मैं बोली, मैडम पता नहीं क्या बात है, मुझे आजकल नींद बहुत आती है, जबकि मैं खुद पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जागती रहूं। मैडम ने सिर हिला दिया और बोली, अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम घर जाकर क्या क्या करती हो? मैं बोली, मैं घर जाकर 2 घंटे आराम करती हूँ। उसके बाद मेरी माँ घरों के काम करके वापस आ जाती हैं और मुझे नींद से जगाकर ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज देती हैं। उसके बाद मैं घर आकर टीवी वगैरह देखती रहती हूँ और फिर 9-10 बजे ही सो जाती हूँ। मैडम ने सिर हिला दिया और बोली, अच्छा रात में कितनी बार उठती हो? तब मेरे दिमाग में एकदम से एक बात आई और मैं बोली, मैडम मेरी माँ मुझे रात में उठाकर जूस लाने को कहती हैं। मैडम ने हैरत से मेरी तरफ देखा। मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मैडम ने कहा, तुम्हारी माँ को इस टाइम जूस की क्या जरूरत पड़ जाती है? मेरा तो दिमाग बिल्कुल खाली हो गया था। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। रात के इस पहर में मैं बहुत गहरी नींद में सोई हुई होती थी। जब माँ मुझे उठा देती थी, मैं नींद की हालत में जूस लेकर आती तो माँ का कमरा बंद मिलता। रात बहुत ज्यादा होती थी और मुझ पर भी नींद सवार होती थी, इसलिए मैंने कभी भी इन चीज़ों के बारे में सोचने की कोशिश नहीं की और न ही कभी अपनी माँ से इस बारे में सवाल किया। मैंने जल्दी से मैडम से कहा, असल में मैडम मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है, अचानक ही उन्हें भूख लग जाती है, इसलिए मैं उनके लिए जूस ले जाती हूँ। मैडम ने कहा, इन चीज़ों का कोई बदल तो होगा, बिस्किट वगैरह खा लिया करें, इतनी रात में आपको न जगाया करें। मैंने जल्दी से कहा, मैडम मैं इस बात का हल जरूर निकाल लूंगी, आप बेफिक्र रहें। मैंने मैडम से वादा किया और अपनी क्लास में आ गई थी। अब मेरी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। मेरा दिमाग माँ की तरफ लग चुका था कि वह मुझसे रात में जूस क्यों मांगती हैं। यह सवाल मुझे परेशान कर रहा था। जब मैं घर गई तो माँ अपनी ही सोच में गुम बैठी थीं। उन्होंने मुझसे यह भी नहीं पूछा कि आज मैं स्कूल नहीं आई तो तुम्हारे टीचर ने तुमसे कुछ कहा या नहीं। मैं खुद ही माँ के पास जाकर बैठ गई और बोली, माँ आज भी मेरी टीचर मुझसे पूछ रही थी कि तुम हर रोज क्लास में क्यों सो जाती हो, क्या रात में तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती? माँ ने मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा। तब मैं बोली, मैंने टीचर से कहा कि नहीं, मेरी नींद पूरी नहीं होती। माँ ने मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा, जैसे मैंने कोई अजीब सी बात कर दी हो। माँ बोली, क्यों, तुम्हारी नींद पूरी क्यों नहीं होती? मैं बोली, माँ आप हर रात मुझसे जूस मंगवाने भेज देती हैं तो मैं जाग जाती हूँ, इस वजह से मेरी नींद खराब हो जाती है। यह बात सुनकर माँ मुझे घूरने लगी। बोली, अगर इतना सा काम तुम्हें बोझ लगता है तो मत किया करो। 1 गिलास जूस फ्रिज से निकाल कर लाना होता है, इसका तुमने इतना बड़ा बहाना तलाश कर लिया। मैं परेशान हो गई थी, माँ की तरफ देखती रही। माँ बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इस स्कूल से निकालकर दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी। मैंने तो ये भी सोच लिया है कि मैं यह मोहल्ला ही छोड़ दूंगी, नए मोहल्ले में घर लूंगी, तुम्हें इससे भी अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी। मैंने माँ की तरफ देखा और उनसे कहा, माँ हमारा तो खर्चा ही मुश्किल से पूरा होता है, इन हालात में आप नया घर कहाँ से लेंगी? माँ बोली, यह तुम्हारा सरदर्द नहीं है, मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। इतना कहकर माँ उठकर किचन में चली गईं। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि जब मेरे पिता जिंदा थे तब भी माँ पिताजी से अक्सर यही जिद करती थीं कि मैं इस मोहल्ले में नहीं रहना चाहती, तुम मुझे किसी दूसरे मोहल्ले में लेकर चलो। मगर पिताजी हमेशा यही कहते थे कि मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए नया घर ले सकूं। मेरे पिता एक बैंक में जॉब करते थे, अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, उसके बाद भी वह एक नया घर अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मेरी माँ तो लोगों के घरों में काम करती थीं, फिर वह कैसे एक नया घर लेने की बात कर रही थीं? यह बातें मेरे लिए बहुत अजीब सी थीं। मेरा दिमाग बहुत तेज काम करने लगा था, जैसे मैं एक ही पल में बड़ी सी हो गई थी। अब मैं हर चीज को बहुत गौर से देखने लगी थी, हर बात को समझने की कोशिश करने लगी थी। आज रात भी माँ ने मुझे नींद से उठा दिया। मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं आज जल्दी से जूस लेकर वापस कमरे में जाऊं ताकि मुझे बाहर न सोना पड़े, मगर मेरी किस्मत ही खराब थी। जब मैं वापस लौटी तो माँ ने कमरे को अंदर से कुंडी लगा दी थी। सुबह हुई तो मैंने माँ से कहा, माँ आपने मुझसे जो रात में जूस मंगवाया था वह आपने कब पिया? माँ ने मुझे गुस्से वाली नजरों से देखकर बोली, तुम आजकल सवाल जवाब बहुत करने लगी हो। मैं बोली, नहीं माँ, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी।
क्योंकि जब मैं जूस लेकर आई तो आपने कमरे को अंदर से कुंडी लगाई हुई थी और मैं इंतजार करते करते बाहर दरवाजे पर ही सो गई। कहीं आपका जूस बिल्ली तो नहीं पी गई, इसलिए पूछ रही हूँ। माँ हंसने लगी और बोली, अरे पागल, मैंने वो कुंडी इसलिए लगाई थी कि मैं अपने कपड़े बदल रही थी। तुम आकर एकदम दरवाज़ा न खोल दो। मुझे बहुत गर्मी लग रही थी तो मैंने कपड़े बदल लिए। कपड़े बदलकर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो तुम दरवाजे पर ही सोई हुई थी। मैंने तुम्हें उठाकर बेड पर लिटा दिया और खुद जूस पी लिया। तुम्हें पता है ना, रात में मेरी तबीयत खराब हो जाती है तो मुझे जूस पीने की ज़रूरत पड़ती है और गर्मी भी लगने लगती है। हमारे पास अभी ऐसी नहीं है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्दी ऐसी भी लगवा लूंगी। अचानक से मेरी माँ बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी थीं। उनकी बातें सुनकर मैं चुप हो गई। हालांकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, फिर भी माँ न जाने क्यों ऐसी बातें करती थीं कि मुझे एसी लेना है, नया घर लेना है, मुझे यह चीज़ लेनी है, मुझे वह चीज़ लेनी है। अगले दिन जब मैं स्कूल से घर वापस आई तो माँ मुझे परेशान देखकर पूछने लगी, क्या हुआ, आखिर तुम क्यों परेशान हो? मैं कहने लगी, माँ, मेरी क्लास के काम के लिए लैपटॉप की ज़रूरत है। मेरी क्लास की सभी लड़कियों के पास लैपटॉप है, मगर मैं लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकती। आपने मुझे इतने बड़े स्कूल में क्यों डाला है? आपको चाहिए था कि आप मुझे एक सरकारी स्कूल में डाल देती, जहां इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। माँ बोली, तुम भी किन बातों को दिल पर लेकर बैठ जाती हो? जल्दी से खाना खाकर तुम आराम कर लो। मैंने खाना खाया और सोने के लिए चली गई। माँ घर से बाहर चली गई। शाम को जब मेरी माँ ने मुझे आकर उठाया तो बोली, तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ है। मैं बहुत हैरान हुई और सोचने लगी कि आखिर माँ के पास मेरे लिए कौन सा सरप्राइज़ होगा। मैं आंखें मलती हुई बाहर निकल कर आई। सामने ही तख्त पर एक बिल्कुल नए डिब्बे में बंद लैपटॉप रखा हुआ था। यह लैपटॉप देखकर मेरी नींद उड़ गई थी। मैं इसे देखकर दंग रह गई। मैंने माँ से पूछा, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? माँ बोली, तुम आम खाओ, पेड़ मत गिनो। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वह तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ। तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं लैपटॉप देखकर इतनी खुश हो गई थी कि बाकी हर चीज़ भूल गई। मैं बोली, आप यहीं रहो, मैं अपनी दोस्त से लैपटॉप चलाना सीख कर आती हूँ। हमारे पड़ोस में ही मेरी एक दोस्त रहती थी। वह मेरी क्लासमेट भी थी। उसके पास पहले से लैपटॉप था, इसलिए उसे लैपटॉप चलाना आता था, जबकि मेरे पास आज ही आया था और मुझे चलाना भी नहीं आता था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उससे मदद मांग लूं। जब मैं अपनी दोस्त के घर गई तो वह मेरा लैपटॉप देखकर दंग रह गई। बोली, माँ, ये देखो, ये वही लैपटॉप है जिसका मैं कह रही थी कि आप मुझे दिलवा दो। लेकिन बाबा तो मेरे लिए गंदा सा लैपटॉप उठाकर लेकर आए। मुझे तो इस कंपनी का ही लैपटॉप चाहिए था। पड़ोस वाली आंटी यानी मेरे दोस्त की माँ पास आकर मेरा लैपटॉप देखने लगी और बोली, सच में ये लैपटॉप तो बहुत अच्छा है। वह मुझसे पूछने लगी, ये तुम कहाँ से उठाकर लाई हो, किसका है? मैं बोली, मेरा है, और किसका होता, मेरे लिए आज ही मेरी माँ लेकर आई हैं। आंटी ने मेरी तरफ बहुत हैरत से देखा और बोली, तुम्हारी माँ के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि वो भी लैपटॉप खरीदती फिर रही हैं? मैं कहने लगी, आंटी, आप तो जानती हैं, मेरी माँ घर घर जाकर काम करती हैं। हो सकता है उन्होंने अपनी मालकिन से पैसे लिए हों। वह हंसने लगी और बोली, अच्छा, मेरा पति तो अच्छा भला कमाता है। तुम्हें तो मालूम ही है, वह एक ऑफिस में अच्छी पोस्ट पर काम करता है। मगर फिर भी हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम अपनी बेटी को तुम्हारे जैसा महंगा वाला लैपटॉप दिलवा सकें। और फिर तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारी माँ सारा दिन घर से ही नहीं निकलती तो फिर वह कौन सा काम करती हैं? क्या घर में ही उसने कोई सेंटर खोल रखा है? मैं आंटी की बातें सुनकर बोली, नहीं नहीं आंटी, माँ काम करती हैं। वह बड़ी बड़ी हवेलियों में काम करने जाती हैं, दिन भर वहीं तो रहती हैं। वह बोली, ये झूठ तुम कहीं और जाकर बोलना। हम मोहल्ले वाले सुबह से तुम्हें और तुम्हारी माँ को देखते हैं। वह अपने घर में ही रहती है और फिर रात को एक बड़ी सी काली गाड़ी आकर तुम्हारे घर के पास रुक जाती है। मोहल्ले वाले भी इस चीज़ से बहुत नाराज़ हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि इन लोगों ने ठान लिया है कि तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस मोहल्ले से निकाल कर ही रहेंगे, क्योंकि यह एक शरीफों का मोहल्ला है। यहाँ पर तुम लोगों की ऐसी हरकतें नहीं होने देंगे। और बेटी, तुम भी हमारे घर मत आया करो, कहीं ऐसा न हो कि मोहल्ले वाले हमारा भी जीना हराम कर दें। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे।
आंटी यह कैसी बातें कर रही थीं? मैं बोली, आंटी आप ये सब क्यों कह रही हैं? आंटी बोली, अब तुम इतनी छोटी बच्ची भी नहीं हो, 8वीं कक्षा में पढ़ती हो। 8वीं कक्षा की लड़कियां तो शादी करके अपने ससुराल चली जाती हैं। मुझे पता है कि तुम भी अपनी माँ के साथ पूरी पूरी मिली हुई हो, इसलिए इतना महंगा लैपटॉप उठाकर हमारे घर आ गई। अगर तुम शरीफ होती तो तुम इस लैपटॉप को देखकर अपनी माँ से सवाल जवाब करती कि आखिर उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए। मगर तुमने कुछ नहीं कहा। इसका यही मतलब है कि तुम भी अपनी माँ के धंधे में बराबर की हिस्सेदार हो। मैं आंखों में आंसू लिए अपना लैपटॉप उठाकर अपने घर वापस आ गई थी। आंटी ने जो बातें की थीं वह बहुत बुरी थीं। उन्होंने मेरे और मेरी माँ के चरित्र पर उंगली उठाई थी और हमारे लिए धंधे का शब्द इस्तेमाल किया था, जो मैं किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। माँ ने जब मेरा रोता हुआ चेहरा देखा तो मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं बोली, माँ, पड़ोस वाली आंटी मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हारी माँ के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि उन्होंने तुम्हें इतना महंगा लैपटॉप खरीद कर दिया। माँ बोली, तुम इन लोगों की बातों को दिल पर मत लिया करो। असल में मिर्ची तो इन्हें तब लगेगी जब मैं नई गाड़ी लूंगी, फिर देखना इन लोगों के कैसे चेहरे उतरते हैं। यह बात सुनकर मैं और ज्यादा परेशान हो गई थी कि आखिर माँ के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अब आंटी की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थीं। मेरा दिल बैठा जा रहा था। कहीं वह जो कह रही थीं वह सच तो नहीं था। लेकिन मैं यह बात किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं थी कि मेरी माँ के चरित्र में कोई खराबी है। खैर, मैंने भी सोच लिया था कि अब मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके ही रहूंगी। मैं सारी सच्चाई जानकर ही रहूंगी। रात को फिर से माँ ने मुझे नींद से उठाकर जूस मांगा था। मैं जूस लाई, मगर फिर से मेरी आंख लग गई थी। आज जो राजद मैं मालूम करना चाहती थी वह मैं पता नहीं कर सकी, लेकिन मैं हर हाल में सच जानना चाहती थी, इसलिए मैंने बहाना बनाया। मैंने कहा, माँ, आज मेरी तबीयत खराब है, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। मैंने यह बहाना इसलिए बनाया था क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि मेरी माँ हवेलियों में काम करने जाती भी हैं या नहीं। माँ ने जब मेरी बात सुनी तो वह घबरा गईं और बोली, तुम दवाई खा लो और स्कूल चली जाओ, तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं बोली, माँ, आज मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। माँ बोली, ठीक है, अगर आज तुम्हारी तबीयत खराब है तो आज मैं भी काम पर से छुट्टी कर लेती हूँ। अब मैं अपनी बीमार बेटी को छोड़कर काम पर तो नहीं जा सकती ना। मैंने माँ से कहा, माँ, आप मेरी फिक्र न करें, आप आराम से काम पर जाइए, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। माँ बोली, नहीं नहीं, ऐसा तो नामुमकिन है, तुम बीमार हो और मैं काम करती फिरूं। तुम्हें इस हालत में छोड़कर जाऊंगी तो मुझे एक पल के लिए भी सुकून नहीं आएगा। तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पिता के जाने के बाद तुम ही मेरा सहारा हो। जो कुछ भी हो, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। मैं तुम्हारे लिए ही तो काम करती हूँ और पैसे जमा कर रही हूँ। मैंने सिर हिला दिया। मेरी दाल नहीं गली थी। माँ ने मुझे उनका राज मालूम होने नहीं दिया था। आज वह सारा दिन घर पर ही रहीं और मेरा ख्याल रखती रहीं। वह मुझसे कहती रहीं, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हारी दवाई लेकर आते हैं। लेकिन मैंने जाने से मना कर दिया और बोली, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। अब बस मुझे रात का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि रात को जिस समय माँ मुझे जूस लेने भेजती थी तभी मैं सारा राज मालूम कर सकती थी। रात को मैं गहरी नींद में सोई हुई थी। माँ ने मुझे उठाया और बोली, मेरे लिए फ्रिज से जूस लेकर आ जाओ। मैं बोली, ठीक है माँ, मैं लेकर आती हूँ। मैं इतना कहकर कमरे के दरवाजे से निकल गई थी। उसी समय माँ बाथरूम में चली गई थीं। मैं जल्दी से दोबारा कमरे में जाकर छुपकर बैठ गई। माँ को नहीं पता था कि मैं उन्हें चकमा देकर वापस कमरे में आ गई हूँ। माँ जब बाथरूम से बाहर निकलीं तो जल्दी से कमरे के दरवाजे को कुंडी लगा दी थी। फिर उन्होंने जो किया उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। माँ ने कमरे की खिड़की को खोल दिया था और किसी को इशारा करके कमरे में बुलाने लगी थीं। यह बात मेरे बर्दाश्त से बाहर थी। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ कहती, तभी कमरे में एक आदमी आ गया। उसने खुद को सिर से पैर तक काली चादर में छुपाया हुआ था। माँ उसको देखकर बोली, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं बड़ी देर से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। मैंने लक्ष्मी को भी कमरे से बाहर भेज दिया है। अब तुम्हारे जाने के बाद ही उसे कमरे में उठाकर लाऊंगी। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है।
मुझे पैसे दे दो। मैं अपनी बेटी लक्ष्मी के लिए नए कपड़े खरीदना चाहती हूँ। उसने बहुत से दिन गरीबी में गुजारे हैं। अब मैं उसे हर तरह की खुशियाँ देना चाहती हूँ। अभी तक उस आदमी ने अपने सिर से चादर नहीं उतारी थी। मैं एकदम से खड़ी हो गई और बोली, माँ, आप ये सब क्या कर रही हैं? आप मेरे बाप के साथ धोखेबाजी कर रही हैं। माँ, मैं भूखी भी मर जाती तो आपसे कभी शिकायत नहीं करती। मुझे नए कपड़ों, जूतों और पैसों की जरूरत नहीं, मुझे आपकी हया की जरूरत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ये सब कुछ करेंगी। आपने ये सब कुछ क्यों किया? आपने गैर मर्द को हमारे घर में बुला लिया। इसका मतलब जो लोग मोहल्ले में बातें कर रहे थे, क्या वह सब कुछ सच था? कल भी मुझे आंटी ने कहा था कि रात के समय हमारे घर के पास एक काली गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से कोई आदमी निकलकर हमारे घर जाता है। मोहल्ले के सभी लोग हमारे खिलाफ हो गए हैं। वे हमें इस मोहल्ले से निकाल देना चाहते हैं। आपने ये सब कुछ क्यों किया? मैं तो किसी से नजर मिलाने के भी काबिल नहीं रही। अब हमें इस मोहल्ले से निकाल दिया जाएगा। क्या आपके पास कोई दूसरा ठिकाना है? बताइए मुझे, हम कहाँ जाएंगे? उसी समय उस आदमी ने अपने सिर से चादर उतार दी थी। उस आदमी को देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। वह कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा बाप था, जिसका देहांत हो चुका था, जिसकी अर्थी मैंने खुद देखी थी। मैं बोली, पिताजी, आप यहाँ कैसे? पिताजी कहने लगे, बेटी, तुम्हारा बाप अभी मरा नहीं है, वह जिंदा है। लेकिन तुम यही समझो कि मैं जिंदा होकर भी मुर्दा हूं। मैं अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकता। मैंने खुद को एक घर में बंद करके रखा है। रात के समय इसलिए निकलता हूं कि कोई मुझे देख न ले। और फिर मैंने तुमसे भी अपने जिंदा होने की खबर इसलिए छुपाए रखी। तुम अब भी नासमझ और नादान हो। कहीं तुम यह बात किसी और को न बता दो। अगर तुम यह बात किसी को बता देती कि तुम्हारा पिता जिंदा है तो हम तीनों जेल की सलाखों के पीछे होते। बस इसी वजह से मैं तुमसे लाख चाहने के बाद भी नहीं मिल सका। मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। मुझे अपने पिता से नफरत सी होने लगी थी। मैं बोली, पिताजी, आपको शर्म आनी चाहिए। एक बेटी के सिर पर उसके पिता का साया कितना जरूरी होता है, क्या आप भूल गए हैं? मैं हर समय आपके लिए रोती रहती थी और आपको याद करती थी। मैं आपको भुला ही नहीं पा रही थी और आपने अपने आप को मुझसे ही छुपाए रखा। आपके ऐसा करने के पीछे क्या वजह है? आप मुझे सारी बात बतायूं। पिताजी की भी आंखों में आंसू आ गए थे। वह कहने लगे, मेरी और तुम्हारी माँ की शुरू से ही यही तमन्ना थी कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं, उसकी हर जरूरत को पूरा करें, बल्कि उसके कदमों में फूलों के ढेर लगा दें। मैं एक बैंक में जॉब करता था। मेरी आमदनी इतनी नहीं थी कि मैं तुम लोगों के लिए एक बड़ा सा घर अफोर्ड कर सकूं, गाड़ी ले सकूं या तुम्हें महंगे स्कूल में पढ़ा सकूं। फिर मेरी यह तमन्ना थी कि मैं तुम्हें डॉक्टर बनाऊं। डॉक्टर बनाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे और मुझे उम्मीद थी कि मैं आगे भी इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाऊंगा। वह आगे बोले, उन्हीं दिनों में मेरे बैंक में एक नया रूल आया था। पति पत्नी के इंश्योरेंस करवाए जाते थे और पति पत्नी में से जो कोई भी इंश्योरेंस की पूरी किश्त जमा कराने से पहले देहांत कर जाता तो उसके दूसरे पार्टनर को इंश्योरेंस के पूरे पैसे मिल जाते। मैंने सबसे बड़ी इंश्योरेंस करवाई थी, जो कि 50 लाख की थी। मैंने 4 किश्त भी जमा करवा दी थी। फिर मैंने और तुम्हारी माँ ने आपस के मशवरे से अपनी झूठी मौत का नाटक रचाया था। मैं जानता हूं कि यह गलत है। मैंने जो कुछ भी किया वह ठीक नहीं था, मगर मैं क्या करता? हालात ही इस तरह के थे कि हमारा गुजारा कम पैसों में नहीं हो रहा था और ज्यादा मैं कमा नहीं सकता था। धोखाधड़ी के अलावा मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखा। मैंने एक खुफिया कंपनी के साथ कांटेक्ट किया था, जो हर तरह के फ्रॉड में मशहूर थी। मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी मौत का झूठा नाटक करना चाहता हूं, तो उन्होंने इस काम में मेरा पूरा साथ दिया। उन्होंने ही मेरी मौत का सारा सीन क्रिएट किया और फिर सबसे छुपकर मेरी अर्थी को बदल दिया था। मैंने इन लोगों को इस काम के लिए पैसे दिए थे। उसके बाद मेरी मौत की वजह से ही तुम्हारी माँ को हम दोनों के इंश्योरेंस के 50 लाख मिल चुके हैं और वह पैसे मेरे पास रखे हुए हैं। उन्हीं पैसों से हम दोनों तुम्हारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। मैंने अपने पिता से कहा, पिताजी, यह सब बहुत गलत किया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे पिता की आंखों में आंसू थे। वह कहने लगे, लक्ष्मी, यह सब करके मैं कौन सा सुकून में हूं? मैंने तो बस तुम्हारे लिए ही किया जो भी किया। मुझे इस समय अपने माँ और पिता के चेहरे पर बहुत बेबसी नजर आ रही थी। मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। मैंने अपने पिता के हाथ चूम लिए और बोली, आप बेशक कानून की नज़रों में गलत हैं, लेकिन मेरे लिए आप मेरे हीरो हैं।
आपने जो कुछ भी किया मेरा भला सोचकर ही किया। मैं कभी आपको इसके लिए इल्जाम नहीं दूंगी। पिताजी खुश हो गए थे। इस मोहल्ले में मेरी और मेरी माँ की जिंदगी अब तंग हो गई थी, इसलिए हम नए घर में शिफ्ट हो गए, जहां मेरे पिता पहले से ही रह रहे थे। मुझे शहर के बड़े स्कूलों में से एक स्कूल में एडमिशन मिल गया था। मैं अब फिर से दिल लगाकर पढ़ाई कर रही हूँ। मैं अपने माता पिता का डॉक्टर बनने का सपना हर हाल में पूरा करना चाहती हूँ। मैं और मेरे माता पिता एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इन सब के लिए मेरे पिता ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। वह हर समय अपने आप को छुपाकर रखते हैं। वह कहीं भी आ जा नहीं सकते थे। उनके पकड़े जाने का बहुत खतरा था। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं अपने पिता का वीज़ा लगवाकर हम पूरी फैमिली विदेश में शिफ्ट हो जाएं। मगर ऐसा भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि उसके लिए भी बहुत सारे पेपर्स की ज़रूरत पड़ती। मुझे पता है कि मेरे पिता ने जो कुछ भी किया वह गलत किया। मेरे पिता कानून की नज़रों से तो बच गए, मगर वह घर में कैदी बनकर रह गए। यानी वह अपने किए की सज़ा काट रहे हैं। इसलिए मेरा आप सब लोगों से यही मशवरा है कि कभी भी इस तरह का कोई काम न करें, क्योंकि फिर जिंदगी मौत से भी बदतर होकर रह जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।